हेलो दोस्तों, आज हम लोग कुछ रूल्स की बात करेंगे। बेसिकली जब वायरिंग हम लोग करते हैं, तो किसी भी प्रीमाइसेस को यूज़ में लेने से पहले आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन लेनी ज़रूरी होती है। जब कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो, तब कुछ लॉ आपने फॉलो किए या नहीं वो वेरीफाई करने में आता है। और आपके डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जभी भी आप लोड डिमांड करते हो कि आपको मीटर चाहिए, उस वक़्त आपको एक फॉर्म भर के देना होता है और वो फॉर्म वेरीफाई किया जाता है आपकी पावर कंपनी थ्रू। और उसको वेरीफाई करने के लिए फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन वेरीफाई करने के लिए कि आपने सारे नॉर्म्स फुलफिल किए हैं या नहीं, आपने सारे लॉ ओबे किए हैं या नहीं, वो वेरीफाई करके ही आपको सप्लाई दिया जाता है। तो कुछ लॉ है जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। ये बहुत ही सरसरी यानी ऊपर का है। एक्चुअली लॉज़ बहुत ही डिटेल्ड चीज़ है दोस्तों। और इसके लिए ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स ऑलरेडी चल रही है। तो हम लोग एज़ डिप्लोमा स्टूडेंट हम लोग को सिर्फ़ बेसिक यहाँ पे बताया गया है और वही हम डिस्कस करेंगे। व्हाई डू वी नीड इलेक्ट्रिसिटी रूल्स? हमको इलेक्ट्रिसिटी रूल्स क्यों चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स आर मेड फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली रूल्स किसी भी चीज़ के बनते हैं तो हमेशा लोगों की भलाई के लिए बनते हैं, जिससे लोग और संपत्ति को नुकसान ना हो। इग्नोरिंग सेफ्टी रूल्स मे रिजल्ट इन एक्सीडेंट्स। अगर कहीं भी आप सेफ्टी रूल्स इग्नोर करते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट्स को इन्विटेशन देते हो। तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें जीडीपी का एक सिमिलर अलग टाइप का वर्ड है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो 2.5 टू 3% उसका जो जीएनपी है, जीएनपी का 3.5% उतना लॉस कंट्री को होता है एवरी ईयर। वो थाउजेंड्स करोड़ रुपीस है। इसका मतलब जहाँ भी आग की घटनाएँ होती हैं, आग लगने की वारदातें होती हैं, वहाँ पे बेसिकली कहीं न कहीं एक इंस्पेक्शन की कमी, कहीं लॉ फॉलो करने की नॉन विलिंगनेस, ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हम एटलीस्ट हमको जितना मिला है हमारे घर में, हमारी वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे तो एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हमको फॉलो करवाने ही चाहिए। एज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारा ये कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं। We have to follow Indian electricity rules and other prevailing relevant rules to execute any electrification. बेसिकली क्या होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 एक है। एक रूल है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। और प्रिवेलिंग नॉर्म्स जैसे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड हो गया, एनबीसी जिसे कहते हैं। और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का खुद का रूल है, ओएनजीसी का खुद का रूल है। तो वो सारे जो सेफ्टी के उन्होंने रूल्स एस्टेब्लिश किए, वो सारे रूल हमको फॉलो करने हैं जब भी हम किसी प्रीमाइसिस में काम करते हैं। वहाँ के रूल प्लस हमारा इलेक्ट्रिसिटी रूल, आईई रूल जिसे हम कहते हैं। तो देखिए, ये जब रूल्स फॉलो नहीं किया जाता है तो ये होता है दोस्तों। काफ़ी सारे इंसिडेंट हमारे ध्यान में आते हैं। कई बार बड़े एक्सीडेंट में लोगों की जानें भी चली जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और हमको हमेशा अगर हमने रूल फॉलो किया है तो ये चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है एक्सीडेंट नहीं होते, लेकिन अगर एक्सीडेंट हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, तो वो बहुत ही गलत है। तो हमको ये नहीं करना चाहिए। तो ये मैंने आई रूल्स 1956 का एक पेज लिया है। आप देखिए 191 पेजेस हैं और आप फुर्सत से इसको पढ़ सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी क्या है, उसका बेसिक फंडामेंटल, उसका एम क्या है। चैप्टर 2 जनरल रूल्स है, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, प्रोटेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कट आउट एट कंज्यूमर प्रीमाइसेस, डेंजर नोटिस। देखिए बहुत ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन से ये रूल बनाने वाले जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं और उन्होंने बहुत स्टडी और एक्सपीरियंस दोनों उनके पास होता है। तो वो जो रूल बनाते हैं उसमें सारी चीज़ें वो लोग एड अप कर देते हैं। तो ये बहुत ही मेहनत के बाद, सालों की मेहनत के बाद ये डॉक्यूमेंट बनता है। अगर कभी वक़्त मिले तो इसको ऑनलाइन पढ़िएगा। ये इसका देखिए चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है। जनरल कंडीशन इन रिलेटिंग टू
relating to supply and use of energy, testing of consumer premises, installation, precautions, लीकेज करंट वेरिफिकेशन। देखिए सारी चीजें अलग अलग करके चैप्टर वाइज यहाँ पे दी गई है। और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स पढ़ेंगे। मैं यहाँ फिर से आपको बोलना चाहूंगा, ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये प्योर लीगल टर्म्स हैं। हो सकता है कई बार उसके टर्म्स आपको पता नहीं चले, लेकिन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसका सिंपल जो प्रैक्टिकल उसका थोड़ा-सा मतलब होता है, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, प्रोटेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स एंड apparatus। रूल नंबर 29 है, वो ये कहता है कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन और मेंटेनेंस। तो क्या कहता है वो देखिए, देखिए बहुत ही बड़ा लीगल टर्म्स है, तो हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स एंड apparatus शैल बी ऑफ सफिशिएंट रेटिंग ऑफ पावर। इसका मतलब सारे आपके फिटिंग है वो रेटिंग के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आपकी एक्सेसरीज है वो रेटिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, इंसुलेशन आपका रेटिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और फॉल्ट करंट के अकॉर्डिंगली आपके प्रोटेक्टिव डिवाइस होने चाहिए। सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपका जो मटेरियल है वो आईएसआई स्टैंडर्ड होना चाहिए। और दे में बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर एनवायरमेंटल कंडीशन। जिस एनवायरमेंट में हम यूज करने वाले हैं उस एनवायरमेंट को बेयर कर सके, इस प्रकार का कंडक्टर वगैरह लेना है हमको। और इट शैल बी कंस्ट्रक्टेड, इंस्टॉल्ड, प्रोटेक्टेड, वर्क एंड मेंटेन इन सच अ मैनर एज एंश्योर सेफ्टी ऑन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो इसका सरसरी एक समराइजेशन में इसका कह सकते हैं कि सारे इक्विपमेंट और एसेसरीज रेटिंग के अकॉर्डिंग लेने हैं और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपको केबल्स वायर पसंद करना है, जिससे आपके ऑपरेशन और मेंटेनेंस में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आपकी ह्यूमन सेफ्टी और पर्सन सेफ्टी और सारे एनिमल सेफ्टी और सारी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सेफ्टी बनी रहे। तो रूल 29 सेफ्टी के अकॉर्डिंग है कि रेटिंग के अकॉर्डिंग आप चीजें पसंद करो और आईएसआई स्टैंडर्ड क्वालिटी लो। रूल 30 देखते हैं। आईई रूल 30 का मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 30। सर्विस लाइन एंड अपार्टस ऑन कंज्यूमर प्रीमाइस। सर्विस लाइन किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से कंज्यूमर के मीटर तक जो पावर कंपनी जो लाइन देती है, जो केबल कनेक्ट होता है, उसको सर्विस लाइन कहा जाता है। वो ओवरहेड भी हो सकता है और अंडरग्राउंड भी हो सकता है। वो यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे। A supplier shall ensure that the electric supply lines, wire fitting and apparatus belonging to him or under his control, which are on consumers' premises, are in safe condition in all respects, fit for supplying energy, and the supplier shall take due precautions to avoid danger arising on such premises for such supply lines, wire fitting and apparatus। इसका मतलब देखिए, ये मैंने कंटिन्यू लिखा है, दूसरा सेक्शन पीछे आता है, वो बाद में देखते हैं। रूल 30 ये कहता है कि आपकी जो सर्विस लाइन है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सोसाइटी के एंड से आपके मीटर तक आती है, वो लाइन एज पर रेटिंग होनी चाहिए। वो पूरा उसमें सेफ्टी प्रिकॉशन कंसिडर किया ना जाना चाहिए, पूरा लोड करंट के अकॉर्डिंग हो, वो होना चाहिए। तो प्रिकॉशन के साथ में उसको इंस्टॉलेशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कई बार ओवरहेड है और कहीं से निकल गया तो केबल नीचे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे फिटिंग है वो अप्रोप्रिएट प्रिकॉशन के साथ में एस्टेब्लिश करने चाहिए सर्विस लाइन के लिए। और इसका दूसरा ही पॉइंट है, service line placed by supplier on the premises of consumer which are underground on which are accessible shall be so insulated and protected by the supplier as to be secured under an ordinary condition against electrical, mechanical, chemical and other injury of insulation। अभी आपके डिस्ट्रीब्यूशन से आपके मीटर तक आ गया तो वहां पे किसी भी प्रकार कोई केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजरी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का प्रिकॉशंस लेना जो सप्लायर का बोलते हैं सप्लायर की जिम्मेदारी बनेगी। उसका उसके रोल बनेगा कि उसको ध्यान देना है कि सप्लाई देके फ्री नहीं हो गए, वहां पे कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का उसका इंस्टॉलेशन होना चाहिए। एक तो रेटिंग के अकॉर्डिंग और दूसरा है आपका वो जो कह सकते हो कि कोई भी इंजरी ना हो किसी को और डैमेज ना हो, इस प्रकार का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली वो कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में जा रहा है, तो वहां पे कंज्यूमर को कोई उससे प्रॉब्लम ना आए। और उसमें कंज्यूमर का भी रोल ऐड किया गया है। कंज्यूमर शैल
far circumstances permit take precaution for safe custody and equipment on his premises belonging to supplier एंड मेंटेन इन सेफ कंडीशन। देखिए कंज्यूमर को कुछ करना नहीं है, लेकिन कंज्यूमर को ये अश्योर करना है कि अगर यहाँ पे सब मीटर के पास में सप्लाई लाइन का केबल आके मेन सर्विस मेंस में कनेक्ट हो गया, तो कंज्यूमर को उसको कोई नुकसान ना हो उसका ख्याल रखना है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई लेटर से कोई पानी की लाइन जा रही है तो मेंटेनेंस वर्क में तोड़ दिया, केबल कट कर दिया या फिर वहाँ पे बिल्कुल सीपेज हो रहा है, इस प्रकार कंडीशन रख दी। तो वो सारी जिम्मेदारियां कंज्यूमर की भी है। अकेला सप्लायर रूल 3 के अंडर बाउंड नहीं है, कंज्यूमर भी बाउंड है। कंज्यूमर को उसको यूज करना है और उसको नुकसान ना हो इस प्रकार का काम करना है, तो उसका ध्यान रखना है। तो ये रूल 30 हो गया दोस्तों। रूल 31 है कट आउट ऑन कंज्यूमर प्रीमाइसेस। कट आउट माने जो आपके जो सर्विस मेंस का केबल आता है जहाँ का एंड होता है, जो मीटर के पहले का सेक्शन है उसको कट आउट कहते हैं। वहाँ पे आपका कंज्यूमर सप्लायर का एसएफपी होता है, सप्लायर का लिंक न्यूट्रल लिंक और फ्यूज होता है। तो द सप्लायर शेल प्रोवाइड कट आउट इन ईच कंडक्टर ऑफ एवरी सर्विस लाइन other than the earth and earth neutral conductor or the earth external conductor or of a concentrated cable with consumer premises in an accessible position. Such cutout shall be contained within adequately enclosed fireproof receptacle. इसका मतलब है जो कंज्यूमर तक से का मीटर से पहले जो आता है वो सेक्शन को कटआउट कहा जाता है। वो और वो कटआउट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे फेज वायर आपका एंक्लोज होना चाहिए, वहाँ पे अर्थिंग वायर की बात नहीं है, लेकिन फेज वायर आपका आपका सप्लाई वायर एंक्लोज होना चाहिए और जिससे वो वहाँ पे फायर प्रूफ कंडीशन हो और वहाँ पे कोई भी नुकसान हो, कोई उसके साथ छेड़खानी ना कर पाए, उसको डैमेज करके वहां से मीटर को बाईपास करके कोई सप्लाई ना ले पाए, इस प्रकार पूरा एंक्लोज कटआउट होना चाहिए। तो ये रूल 31 है दोस्तों। Where more than one consumer is supplied through the common service line, each customer shall be provided with independent cutout at the point of junction common service. एक से ज्यादा अगर कस्टमर है एक सर्विस लाइन में तो हर एक को इंडिविजुअल कटआउट मिलेगा। ऐसा नहीं कि 3 कस्टमर के बीच में एक कटआउट रख दिया, हर एक को जितने मीटर आएंगे इतना कटआउट आएगा। तो ये तो अब बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। तो कटआउट का यहाँ पे रूल 31 में बताया गया है, कटआउट की इंडिपेंडेंट होना और कटआउट सेपरेट आइसोलेटेड एनक्लोजर में होना ये जरूरी है। रूल 32 ऐसा कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थ एंड अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर एट कटआउट। तो एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ परमानेंट नेचर shall be provided by owner of the earth and earth neutral conductor or the conductor which is to be connected thereto and enable such conductor distinguish from live conductor। इसका मतलब आपका अर्थ और न्यूट्रल आइडेंटिफाई होना चाहिए, इतना सिंपल समझ लीजिए। वहां पे लाइव कंडक्टर और अर्थ कंडक्टर है तो अर्थ कंडक्टर की आइडेंटिफिकेशन के सिंबल वहां पे होने चाहिए। नो कट आउट लिंक और स्विच अदर देन लिंक स्विच अरेंज टू ऑपरेट साइमल्टेनियसली। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि नो कट आउट लिंक और स्विच अदर देन लिंक स्विच। इसका मतलब कोई भी जगह दो आपके स्विचेस एक साथ ऑपरेट नहीं होने चाहिए, लिंक स्विच ना हो तो वहां पे ऑपरेट नहीं होने चाहिए। ऑन द अर्थ एंड अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर एंड लाइव कंडक्टर शैल बी इंसर्टेड और रिमेन इंसर्टेड एनी अर्थ और अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर ऑफ टू वायर सिस्टम इन एनी अर्थ और अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर और मल्टी वायर सिस्टम इन एनी कंडक्टर कनेक्शन देयर टू। तो जो हमारा I32 है दोस्तों, I32 इतना ही इंपॉर्टेंट है। I32 ये कहता है कि लाइव कंडक्टर हमेशा अलग होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। पहली बात ये है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लीगल लैंग्वेज लिखी हुई है, हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे। इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि लाइव कंडक्टर होता है, लाइव कंडक्टर को अर्थ और न्यूट्रल से अलग कर सके इस प्रकार होना चाहिए। और जब दो या वायर या हमको लिंक स्विच से ऑपरेट करना हो, उसके सिवाय किसी भी दो स्पेस को दो लाइन को ऑन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि न्यूट्रल में हमको अर्थ करेल न्यूट्रल अर्थ जहाँ पे हुआ है वहां पे कट आउट हमको रखना नहीं चाहिए। कट आउट हमारा फेज के जो इनकमिंग फेज है उसके प्रोटेक्शन के लिए है, वहां पे अर्थिंग और लिंक स्विच का कोई भी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये आइडेंटिफाई सेपरेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां से थेफ्ट को रोका जा सके। रूल 33 देखते हैं दोस्तों, अर्थ टर्मिनल इन कंज्यूमर प्रीमाइसेस।
देखिए हमको पता है कंज्यूमर को अर्थिंग करना ज़रूरी है। द सप्लायर शैल प्रोवाइड मेंटेन कंज्यूमर प्रीमाइसेस फॉर कंज्यूमर यूज़ सूटेबल और टर्मिनल इन एक्सेसिबल पोजीशन और नियर पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सप्लाई। डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे उसने मान लीजिए सप्लाई कंपनी वाले ने अर्थिंग कर दिया और वहाँ से उसको अर्थिंग इसके कंज्यूमर तक देना है। लेकिन कंज्यूमर को भी अपना जो अर्थिंग है वो उसका फिजिकल डैमेज ना हो उसका ध्यान देना है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। तो रूल 33 अर्थिंग के इम्पोर्टेंस बताता है। रूल 34 एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेयर कंडक्टर। बेयर कंडक्टर इसका मतलब जहाँ पे कोई इंसुलेशन नहीं है, दे आर इनएक्सेसिबल। ओपन कंडक्टर कहीं भी एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ओपन कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है और वहाँ पे कहीं कोई बॉडी टच हो गया और बॉडी और अर्थ आ गया, तो वहाँ पे फिजिकल डैमेज होने का अंदेशा रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Provide in readily accessible position switch for rendering them did whenever necessary। तो बेसिकली एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मेंटेनेंस के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब जब भी सप्लाई बंद करना हो तो वहाँ पे आप पहुँच के सप्लाई बंद कर सकते हो, ऐसा लोकेशन होना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट का ये मतलब है, आपको अगर सप्लाई बंद करना है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से मुझे सप्लाई बेयर वायर का टर्न ऑफ करना है। टेक सच अदर सेफ्टी मेजर्स व्हिच आर कंसीडर नेसेसरी बाय इंस्पेक्टर। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर अगर आता है लोकेशन पे इंस्पेक्शन के लिए और बोले कि आपको ये प्रिकॉशन भी ऐड करना है, तो यू नीड टू ऐड एज अ कंज्यूमर। 36 रूल हमारा कहता है हैंडलिंग ऑफ सप्लाई लाइन्स इन apparatus। Before any conductor or apparatus handle, adequate precautions shall be taken by earthing or other suitable means to discharge electrically, such as conductor apparatus or any adjacent conductor or apparatus. If there is danger, therefore, to prevent any conductor or apparatus from being accidentally or inadvertently electrically charged when persons are working thereon। इसका मतलब देखिए कंटिन्यू है, इसमें हाफ बात की गई है कि कभी भी अगर मेंटेनेंस वर्क चल रहा है तो लाइव कंडक्टर पे काम करना नहीं चाहिए। लाइव कंडक्टर से काम करने से पहले उसको डिस्चार्ज करना चाहिए, टर्न ऑफ करना चाहिए और वहाँ पे अप्रोप्रिएट परमिशन के बिना उसको काम नहीं करना चाहिए, परमिशन लेनी ज़रूरी है। और इसका दूसरा पॉइंट है बिफोर एनी कंडक्टर apparatus हैंडल एडिक्वेट प्रिकॉशंस शैल बी टेकन बाय अर्थिंग एंड suitable mean to discharge electrically and apparatus and any adjacent conductor apparatus there is danger therefore all safety tools must be maintained in sound operating condition। इसका मतलब यही है कि जब भी आप मेंटेनेंस कर रहे हो, कोई काम चल रहा है लाइन पे, तो उसको पहले लाइन को टर्न ऑफ करें, वहाँ से चार्ज को डिस्चार्ज करें और अप्रोप्रिएट परमिशन के बाद जिसके परव्यू में आता है वो ऑफिसर की आप परमिशन लेकर ही काम करोगे। और दूसरा है नो पर्सन शैल वर्क ऑन एनी लाइव कंडक्टर। लाइव पे कोई भी काम नहीं करना है, हमेशा बंद सप्लाई बंद करके ही आपको काम करना है। और सप्लाई बंद करने के लिए जहाँ पे अगर कंज्यूम सप्लायर कंपनी का प्रीमाइसिस है तो उसकी आपको परमिशन लेनी ज़रूरी है। 47 है टेस्टिंग ऑन कंज्यूमर इंस्टॉलेशन। देखिए हम लोग टेस्ट रिपोर्ट फिल करते हैं और सबमिट करते हैं और फिर वहाँ से सुपरवाइजर आके हम हमारा वेरिफिकेशन करके फिर अप्रूवल देता है। तो अपॉन रिसिपेंट ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन न्यू और एडिशनल सप्लाई ऑफ एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग सप्लाई रिकनेक्टिंग देम। अगर कई बार लोड इंक्रीज करना हो तो भी वेरिफिकेशन होगा और नया लोड लेना है, लोड डिमांड है तब भी होगा। एक्चुअली एवरी 6 मंथ वेरिफिकेशन होना एज पर लो है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना होता नहीं है। अ, अगर कुछ क्वेरी आती है इंस्पेक्शन के बाद में कुछ क्वेरी आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है सुपरवाइजर के थ्रू। अगर क्वेरी नहीं आती, लीकेज करंट वगैरह है, वो लीकेज करंट टेस्टिंग होता है वो तो। और कहीं पे अगर 5 किलोवाट के ऊपर लोड है, ईएलसी नहीं लगा है तो वो क्वेरी में जाएगा। 6 किलोवाट के ऊपर है, आपने 3 फेज नहीं मांगा तो वो क्वेरी में जाएगा। कहीं आपका अर्थिंग प्रॉपर नहीं है वो क्वेरी में जाएगा। तो इस प्रकार सारी जो क्वेरी है वो क्वेरी अगर सॉल्व हो जाती है और ये सुपरवाइजर सेटिस्फाई हो जाता है तभी आपको सप्लाई मिलेगा। 48 है प्रिकॉशंस अगेंस्ट लीकेज। लीकेज से क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए 5 किलोवाट से ऊपर ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कंपलसरी है, अगर वो नहीं है तो आप रूल को तोड़ रहे हो। The supplier shall not connect with his works installation apparatus premises any applicant for supply unless he is reasonably satisfied that connection will not at the time of making connection cause leakage from installation apparatus magnitude determined for safety compliance with
दिस रूल शैल बी चेक्ड बाय मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। देखिए मैंने पहले भी कहा है ये लीगल लैंग्वेज है, टेक्निकल प्लस लीगल, तो इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल इतना कहा गया है कि जहाँ तक आप अश्योर नहीं करोगे कि आपका जो सारा इंस्टॉलेशन है, सारा वायरिंग है, वो लीकेज से फ्री है, कहीं भी फेज़ और 2 फेज़ में 2 फेज़ वायर में आपका लीक नहीं हो रहा है, आपका कहीं से वायर ब्रेक नहीं है, आपने न्यूट्रल कंटीन्यूअस नहीं लिया है, तो लीकेज अगर कहीं भी है, तो वहाँ तक आपको अप्रूवल मिलना सही नहीं है, तो वो सारा थॉरो टेस्टिंग के बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा। लीकेज करंट से ओवरकम करने के लिए हम ईएलसी भी लगाते हैं और वो एसेंशियल है, अदरवाइज़ पर्सन को डैमेज होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। I rule 50 supply and use of energy. The energy shall not be supplied, transformed, converted or used or continue to be supplied, transformed, converted or used unless provision as set out the observer. इसका मतलब है कि लिंक स्विच और ब्रेकर वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तो वो अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो वहाँ पे रेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको आप ऑन नहीं करोगे। एनर्जी उसके बगैर लिंक स्विच और ब्रेकर के बगैर आगे नहीं सप्लाई हो पाएगी। 56 है सीलिंग एंड मीटर्स। देखिए मीटर्स अब अगर ध्यान से देखोगे तो काफ़ी सारे उसमें एन्क्लोज़र्स होते हैं, काफ़ी सील्स होते हैं। मिनिमम 3 सील तो होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? किसी को डैमेज ना हो इसलिए। कोई डैमेज अगर कोई थेफ्ट करता है, चोरी करता है तो चोरी ना कर पाए और अगर की तो वेरिफिकेशन के लिए कभी ऑफिसर आए तो पता चले यहाँ से सील ब्रोकन है, तो आपने थेफ्ट की वो वेरीफाई कर पाएँगे। The supplier may affix one or more seals, actually more than 2 seals होते हैं and cut out on the meter और मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर सारी जगह पे आपको सप्लाई कंपनी को सील लगाना कंपल्सरी है। इन अकॉर्डेंस टू 26 जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली नो पर्सन और अदर सप्लायर शेल ब्रेक सच सील। ये सील को तोड़ना इल्लीगल है, अगर आपने तोड़ा उसको तो आपको पेनल्टी होगी। The consumer shall use reasonable means of his power to ensure that seal is not broken otherwise than by supplier. कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि भाई कि सील टूटना नहीं चाहिए और अगर उसके ऑब्जर्वेशन में है तो उसको पता होना चाहिए कि ये सील तोड़ने वाला व्यक्ति सप्लाई कंपनी से अधिकृत है, वो वेरीफाई करने आया है या कुछ चेंज करने आया है। ऑल सप्लाई लाइन्स देखिए अब समराइजेशन में कर रहा हूँ मैं आई रूल्स इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 का समराइजेशन कर रहा हूँ और तो समराइजेशन में सारी बातें आ जाएगी छोटी छोटी। ऑल सप्लाई लाइन्स एंड अपार्टमेंट्स मस्ट बी ऑफ सफिशिएंट पावर रेटिंग एंड टू बी इंसुलेटेड प्रॉपर्ली टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इसका मतलब जहां भी कोई भी एसेसरीज आएगा, इक्विपमेंट आएगा, रेटिंग के अकॉर्डिंग आएगा और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस वहां पे होने चाहिए। सप्लाई टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ वायर्स एंड अपार्टमेंट्स ऑफ कंज्यूमर प्रीमाइसेस। सप्लायर की भी ये भी प्रायोरिटी है कि कंज्यूमर के इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे, वो भी प्रिकॉशन सप्लायर को लेना चाहिए। स्विचेस टू बी देयर ऑन लाइव कंडक्टर। हमेशा आई रूल्स ये कहता है कि लाइव कंडक्टर में ही यानी फेस वायर में ही आपको स्विच लगानी है, कभी भी हम लोग न्यूट्रल वायर में स्विच नहीं लगाते। नो कटआउट सेल बी इंसर्टेड न्यूट्रल कंडक्टर, किसी भी कटआउट में न्यूट्रल कंडक्टर हम लोग नहीं लगाते। व्हाइल मार्किंग कंडक्टर्स कोड एंड प्रैक्टिस, जहाँ पे भी मार्किंग है तो एज पर लो ही मार्किंग होना चाहिए, अपना अपना मार्किंग नहीं देना चाहिए। कितने वोल्टेज है, फेज कितना है और सारी डिटेल अदर है वो प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से लिखी हुई और डायग्राम वहाँ पे एज पर नॉर्म्स होना चाहिए। एनर्जी नॉट बी सप्लाइड एज पर रूल 50 अनलेस द फॉलोइंग ऑब्जर्व। अगर ये चीजें नहीं है तो एनर्जी सप्लाई नहीं करनी है, डेंजर नोटिस नहीं है तो नहीं करनी है, एडिक्वेट प्रिकॉशंस नहीं है तो नहीं करनी है और एक्सीडेंट हो उसके 24 टाइम आवर्स में अगर ये क्या है इंटीमेशन ऑफ एक्सीडेंट टू बी नोटिफाइड। अच्छा ये अगर मान लीजिए कोई प्रीमाइसेस में एक्सीडेंट हो गया तो बिफोर 24 आवर्स आपको अगर इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हुआ तो आपको जीईबी को इन्फॉर्म करना है। अगर नहीं किया तो आपका वहाँ पे एनर्जी रिस्टोर नहीं की जाएगी। अभी मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैंने अभी तक जो बोला वो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 है। मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को कंपेयर कर रहा हूँ। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 ये रूल प्राइमरीली फोकस ऑन टेक्निकल एस्पेक्ट। हमने देखा बहुत सारे डिटेल अंदर बताए हुए हैं, सेफ्टी मेजर्स, स्टैंडर्ड रिलेटेड टू जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड यूज ऑफ सप्लाई। तो बेसिकली कंज्यूमर पे भी फोकस करता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सारे चीजों पे इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 करता है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है वो वाइडर रेंज करता है। ये वाइडर क्यों हुआ? क्योंकि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में वो नए एस्पेक्ट लाता है। आई रूल्स 2003 में ट्रेडिंग है वो 1956 में नहीं था। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल ये सारी चीजें नहीं थी। टैरिफ रेगुलेशन इतना सारा डिटेल में 1956 में नहीं था।
टैरिफ का मतलब आपका लाइट बिल का जो रेट होता है उसको सिंपल लैंग्वेज में टैरिफ बोलेंगे। लाइसेंसिंग का इतना सारा स्पेसिफाई नहीं था, तो ये कंज्यूमर राइट है, रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी प्रमोशन है और पावर सेक्टर का रिफॉर्म है, ये सारी चीजें 1956 के रूल में नहीं थी, वो 2003 में लाया गए हैं। 1956 में द रूल्स वेर फ्रेम्ड अंडर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 1910। 1910 के जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, जो बाद में मॉडिफाई होके 2003 हो गया, उसके अकॉर्डिंगली 1956 के रूल फ्रेम किए गए थे। और ये जब 2003 आया तो 1910 को हम इसमें एड अप कर दिया और वो रिप्लेस हो गया पूरा। अभी कोई बोलेगा मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, तो वो गलत होगा। एक्चुअली अभी नया जो भी होगा वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अकॉर्डिंगली काम होगा, क्योंकि सारे लीगल फ्रेमवर्क वहाँ पे 2003 में एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। तो बेसिकली 1956 है जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, जिसको हम आई रूल्स कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के अकॉर्डिंग बनाया गया था। उसके बाद में 1910 मॉडिफाई होके 2003 में अपडेट हो गया। The rules 1956, I rules 1956 did not have specific provision for incentives for promoting renewable energy. 1956 वाले आई रूल्स जो कहते हैं हम लोग, वहाँ पे रिन्यूएबल के लिए किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं था कि आप रिन्यूएबल यूज करोगे तो आपको इतना रिबेट मिलेगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं था। और 2003 में बहुत सारे प्रमोशंस है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करोगे तो आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो आप एनकैश कर पाते हो। ये पावर कंपनी में डीप में आते हैं। जब आप लोग डिग्री इंजीनियरिंग में जाओगे तो इसके आगे आप बहुत ही डीप में स्टडी कर पाओगे। लेकिन इतना समझ लो कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में रिन्यूएबल के यूज के लिए काफी सारे प्रमोशंस दिए गए, काफी अवार्ड्स रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। इस तो कंपनी है और इंडिविजुअल, जैसे अभी हम लोग देखेंगे हमारे आसपास काफी सारे लोगों ने सोलर लगा दिया, क्योंकि वो सब्सिडी भी मिलती है और वहाँ पे उनका लाइट बिल भी कम होता है। इसी प्रकार कंपनी है, कंपनी अगर सोलर उसको कॉस्टली पड़ता है, तो कंपनी प्रोड्यूस अगर सोलर प्लांट लगाती है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी राहत दी जाती है, रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो वो टू 2003 एक्ट में है, 1956 में वो बात नहीं थी। अभी मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कुछ समराइज़ेशन कर देता हूँ, बहुत छोटा-सा है दोस्तों, थोड़ी-सी देर में देखते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर था, जिसने इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 को रिप्लेस कर दिया और मॉडर्नाइज़ेशन, सारा पावर सेक्टर का मॉडर्नाइज़ेशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में फ्रेमिंग किया गया है। और ये जो है माइलस्टोन है, क्योंकि यहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाया गया, बिडिंग प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस किया गया। बिडिंग का मतलब समझिए कि आप अगर चाहो, ये भी फ्यूचर में अभी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो आपके पास 5 सप्लायर होंगे और आप चाहोगे उससे सप्लाई पावर ले पाओगे। आपको लगता है ये चीप प्राइस में मुझे देगा और ये तो मैं इससे लूँगा, या फिर इसका कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छा है तो मैं ये कंपनी से लूँगा। तो मैं ये रिन्यूएबल का इसमें काफ़ी सारा रोल है, तो मैं रिन्यूएबल वाले से लूँगा। तो इस प्रकार आपके पास चॉइस रहेगी, आप किस सप्लायर से लो रहोगे। ये 2003 में ये प्रोविज़न रखा गया है। और बिडिंग का रिस्ट्रक्चरिंग एंड ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस मार्केट, मैंने बोला कि किसी भी सप्लायर को किसी भी एरिया में जाना वहाँ पे पॉसिबल होगा लीगल प्रोसीजर के थ्रू, और वहाँ पे किसी भी कंज्यूमर को किसी भी सप्लायर से कनेक्शन लेना होगा तो वो ले पाएगा। ये सारी फ्रेमिंग है, वो फ्रेमिंग आइडिया की फ्रेमिंग है, वो 2003 में किया गया है और काफ़ी सारे सिटीज़ में इसका यूज़ होता भी है। तो आप लोग ये समझिए कि काफ़ी ओपन एक्सेस है, और जैसे ओपन मार्केट में हम लोग जाते हैं, काफ़ी मल्टीपल शॉप से हम लोग परचेज़ करते हैं, इसी प्रकार फ्यूचर में मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट भी इसी प्रकार हो जाएगा। पावर ट्रेडिंग है, जैसे कि बिडिंग है। बिडिंग कैसा होगा कि एक कंपनी है, वो बोलेंगी कि मेरे मैं कल 50 किलोवाट बेच सकता हूँ, तो कौन खरीदेगा? तो वो सब पावर सप्लाई कंपनी उससे बिड लगाएगी और उसको उसको जो चीप पड़ता होगा वहाँ से वो परचेज़ करेगी। तो ये पूरा पावर ट्रेडिंग का मार्केट भी 2003 में एस्टेब्लिश किया गया है। टैरिफ रेगुलेशन बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। टैरिफ फिक्सेशन है, वो टैरिफ का मतलब मैंने आपको बोला था, वापस बोलता हूँ कि बेसिकली आपका लाइट बिल आता है, उसका जो फ्रेमिंग होता है, किस प्रकार कितने यूनिट पे कितना लाइट बिल आएगा, तो वो सारा टैरिफ है, वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे रेगुलेशन किया जाता है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, एक ही कंपनी होगी तो बोलेगा कि मैं आपको ₹10 पड़ता है, मैं कल से ₹20 पर यूनिट दूँगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो वो रीज़नेबल होना चाहिए, क्योंकि ये अ, लाइट
राइट टू लाइफ कहते हैं इसे। ये राइट टू लाइफ का कॉन्सेप्ट है। तो राइट टू इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू राइट टू लाइफ है। तो आपको ये लाइट आपका अधिकार है, तो आपको पावर कंपनी मना नहीं कर सकती। ऐसे काफी सारे केसेस है, आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन 2003 में काफी अच्छी तरह से किया गया है। तो वहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल भी है। अगर किसी को कंज्यूमर को प्रॉब्लम है कि ये पावर कंपनी मुझसे बायस रख रही है, मुझे अननेसेसरी चार्जेस डाल रही है, मुझे अननेसेसरी पेनल्टी डाल रही है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स चलती है, वहाँ पे आप रेज कर सकते हो। केसेस चलते हैं काफी सारे, आप नेट पे इसका सर्च कर सकते हो। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को बहुत सारा बढ़ावा दिया गया है और लोकल जनरेशन को भी बहुत सारा, क्योंकि रिन्यूएबल को बढ़ावा देना है तो लोकल जनरेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। ये सारी चीजें 2003 में समराइज की है। और जनरेशन ट्रांसमिशन प्लानिंग सारा है वो सेंट्रलाइज से स्टेट पे दोनों की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो दोनों को कंबाइंडली डेवलप करना है और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का एम रखा गया है। तो दोस्तों ये थोड़ा थियोरेटिकल था, लेकिन आई होप आपको मज़ा आया होगा और आप इसको समझ पाए होंगे। तो हमने यहाँ पे देखा किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट चल रहा है और किस प्रकार ये इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको पता चला होगा। इसको आप अच्छे से पढ़िए और अगर पॉसिबल हो तो 1956 और 2003 वाली पीडीएफ फाइल भी नेट पे अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए तो आपको अच्छा पता चलेगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।